हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी, यूर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस लेक्चर में हमें वेक्टर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे और फिर उसके बाद में ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होता है वो पढ़ेंगे और फिर उसके बाद में पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होता है ये सब पढ़ेंगे। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट टर्म्स है अबाउट वेक्टर्स, वो क्या है? लाइक वेक्टर्स बोल दो या पैरेलल वेक्टर्स क्या होते हैं, किनको बोलते हैं? टू वेक्टर्स, मान लो मेरे पास दो वेक्टर हैं, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। इन दोनों वेक्टर को मैं कब लाइक वेक्टर या पैरेलल वेक्टर बोलूंगा? टू वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर सेड टू बी लाइक वेक्टर्स और पैरेलल वेक्टर्स व्हेन देयर डायरेक्शन इज सेम। और बोथ हैव सेम यूनिट वेक्टर। दोनों वेक्टर्स के अलोंग यूनिट वेक्टर क्या हो? सेम हो। और मैं शॉर्ट में बोलूं, एंगल बिटवीन वेक्टर्स कितना हो? 0 डिग्री हो, इज 0 डिग्री। तो मैं क्या बोलूंगा? ए वेक्टर्स और बी वेक्टर्स क्या है? लाइक या पैरेलल वेक्टर्स। मान लो मेरे पास ए वेक्टर ये है और ये है बी वेक्टर। इसके अलोंग यूनिट वेक्टर है एन कैप और इसके अलोंग भी यूनिट वेक्टर क्या है? एन कैप। तो दोनों वेक्टर्स क्या होंगे? लाइक या पैरेलल, क्योंकि दोनों वेक्टर की डायरेक्शन सेम है। क्योंकि यूनिट वेक्टर सेम हो गया तो डायरेक्शन सेम होगी, सीधी सी बात है। या दोनों के बीच में एंगल कितना है? 0 डिग्री। अब आप बोलोगे इन दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री कैसे है? एंगल तो तब मेजर करते हैं ना अगर आप बोलो कि भाई जब दोनों के टेल पॉइंट मिले हुए हों। तो पैरेलल शिफ्टिंग से मैं बी वेक्टर को मैं यहाँ पे ले जा सकता हूँ, तो इसका टेल पॉइंट यहाँ पे हो गया। ए वेक्टर तो है ही है इतना, और इस बी वेक्टर को पैरेलल शिफ्टिंग से यहाँ पे ले गया, तो ये बी वेक्टर आ गया, मान लो इतना आ गया। ये इतना क्या हो गया? बी वेक्टर। और इतना क्या है? ए वेक्टर। इसको अब थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, लेकिन दोनों के बीच में एंगल देखना था ना मैंने। तो दोनों का टेल मिल गया और दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना? 0 डिग्री है। तो इसका मतलब दोनों वेक्टर क्या है? लाइक वेक्टर्स या पैरेलल वेक्टर्स। दोनों वेक्टर के अलोंग यूनिट वेक्टर सेम है, दोनों वेक्टर के बीच में एंगल 0 डिग्री है, या दोनों वेक्टर्स की डायरेक्शन सेम है। मान लो मैं ए वेक्टर को लिखूं, इसका मैग्नीट्यूड इनटू में इसके अलोंग यूनिट वेक्टर जो कि एन कैप है, और बी वेक्टर क्या हो जाएगा? उसका मैग्नीट्यूड बी इनटू में इसके अलोंग यूनिट वेक्टर एन कैप। तो ए वेक्टर और बी वेक्टर क्या है? यहाँ पे सीधा दिखाई दे रहा है, दोनों के अलोंग यूनिट वेक्टर सेम है ना, तो क्या है ये? पैरेलल वेक्टर्स। तो बी वेक्टर को मैं हमेशा क्या लिख सकता हूं? के टाइम्स ऑफ ए वेक्टर। अगर ए और बी वेक्टर पैरेलल वेक्टर हो तो मैं ये हमेशा लिख सकता हूं, ऑलवेज राइट व्हेन ए एंड बी आर पैरेलल वेक्टर्स या लाइक वेक्टर्स। और यहाँ पे बी वेक्टर इज इक्वल टू के ए वेक्टर है, और यहाँ पे जो के है ना, ये क्या है? के इज पॉजिटिव नंबर, कोई भी पॉजिटिव नंबर है के। तो इस बी वेक्टर की यहाँ पे ये वैल्यू यहाँ पे पुट करो, तो बी एन कैप इज इक्वल टू के। ए वेक्टर की वैल्यू क्या है? ए एन कैप। तो एन कैप से एन कैप कैंसिल हो गया, तो के कितना आ गया? बी बाय में ए। तो बी कितना आ गया? के इंटू में ए। और बी क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। और ए क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ
ए वेक्टर। तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर के टाइम्स है मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। तो जब बी वेक्टर इज इक्वल टू के ए वेक्टर लिखा हुआ हो और के पॉजिटिव नंबर हो, तो इसका मतलब बी वेक्टर और ए वेक्टर दोनों क्या है, पैरेलल वेक्टर्स या लाइक वेक्टर्स हैं, या दोनों के अलोंग यूनिट वेक्टर सेम है। और यहां से हम ये भी कंक्लूजन निकालते हैं कि भाई बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है ना, वो के टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए है। जैसे पैरेलल वेक्टर्स का इन रियलिटी जनरल लाइफ में एग्जांपल है, जैसे कि ये मान लो ग्राउंड है, और यहाँ पे ये है बॉल जिसका मास है 2 kg, और ऐसे है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और इसकी वैल्यू हम मान लो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर नियर द सरफेस ऑफ अर्थ। और कोई हवा नहीं है, नो एयर, और ये बॉल नियर द सरफेस ऑफ अर्थ है, और ऐसे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसमें एक्सेलरेशन कितना आएगा, ऑब्वियसली कितना आएगा, -10 J कैप। कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन होता है ना, और जैसे ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, तो एक्सेलरेशन कितना आ गया, -10 J कैप। और इसके ऊपर जो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट होगा, अर्थ किस ग्रेविटेशनल फोर्स से इस बॉल को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही होगी, वो ग्रेविटेशनल फोर्स, और वही नेट फोर्स भी हो जाएगा, और कोई फोर्स तो होगा ही नहीं क्योंकि हवा नहीं है। तो एफ नेट फोर्स वो कितना आ जाएगा, mg मास इंटू में एक्सेलरेशन, या जी बोल दो या एक्सेलरेशन बोल दो, वो कितना आ गया, मास कितना है इसका 2 kg, और एक्सेलरेशन कितना है -10 J कैप। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 है ना, तो वेक्टर फॉर्म में इसके ऊपर नेट फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा कितना, -20 J कैप। अब देख सकते हो ये तो है एक्सेलरेशन ऑफ बॉल, और ये है एफ नेट फोर्स जो कि इकलौता ग्रेविटेशनल फोर्स ही एक्ट कर रहा है इस बॉल पे। तो ये दोनों वेक्टर या दोनों, ये तो एक्सेलरेशन वेक्टर है, और ये नेट फोर्स ऑन दैट बॉल ये फोर्स वेक्टर है। ये दोनों ही क्या है, पैरेलल वेक्टर्स हैं। तो एफ नेट नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी एंड एक्सेलरेशन ऑफ दैट बॉडी, या क्या होते हैं, ऑलवेज पैरेलल वेक्टर्स। या लाइक वेक्टर्स या पैरेलल वेक्टर्स होते हैं। नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी, या इस बॉल के ऊपर नेट फोर्स और एक्सेलरेशन, ये दोनों ही क्या है, पैरेलल वेक्टर्स। अब बोलोगे कैसे पैरेलल वेक्टर्स हैं, इसके अलोंग यूनिट वेक्टर क्या आएगा, दिस वेक्टर -10 J कैप डिवाइडेड बाय में इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना 10 है, तो कितना आ गया, -J कैप आ गया ना। और इस वेक्टर के अलोंग यूनिट वेक्टर क्या आएगा, -20 J कैप इट सेल्फ वेक्टर डिवाइडेड बाय में इसका मैग्नीट्यूड कितना है, फोर्स का 20 न्यूटन, तो ये भी कितना आ गया, -J कैप। तो इस बॉल में जो एक्सेलरेशन है उसका उसके अलोंग यूनिट वेक्टर कितना है, -J कैप, और इससे बॉल के ऊपर नेट ग्रेविटेशनल जो कि फोर्स है उसके अलोंग यूनिट वेक्टर भी कितना है, -J कैप। तो इसका मतलब ये दोनों ही वेक्टर्स, एक्सेलरेशन वेक्टर एंड नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दैट बॉल, क्या होंगे, पैरेलल वेक्टर्स होंगे। और यहां से देख भी सकते हो, क्योंकि जब पैरेलल वेक्टर हो तो b इक्वल टू के ए लिखते हैं, तो इसको भी लिख सकते हैं। b वेक्टर तो क्या होगा, एफ नेट इतना आया था ना, तो k कितना हो गया, ये दो हो गया ना k, और a वेक्टर मतलब ये -10 J कैप क्या हो गया, a वेक्टर। तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, नेट ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन दिस बॉल इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ दिस बॉल। तो इस फॉर्म में लिख दिया ना, तो इसका मतलब एफ नेट और ए वेक्टर क्या होंगे, पैरेलल वेक्टर्स।
मतलब नेट फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा वो 2 टाइम्स होगा इस बॉल के एक्सेलरेशन के मैग्नीट्यूड से। अब सेकंड टर्म है अनलाइक और पैरेलल एंटी पैरेलल वेक्टर्स क्या होते हैं। अनलाइक और एंटी पैरेलल कौन से होते हैं कि किन वेक्टर्स को हम अनलाइक वेक्टर्स या एंटी पैरेलल वेक्टर्स बोलेंगे। टू वेक्टर्स ए एंड बी आर said to be unlike और एंटी पैरेलल if their direction is opposite। अगर इनकी डायरेक्शन क्या हो, अपोजिट हो। और एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स क्या हो, 180 डिग्री हो। वो कैसे, देखो यो मान ले ए वेक्टर है और ये मान लो बी वेक्टर है, तो इनके बीच में एंगल 180 डिग्री है। ये कैसे पता लगेगा, इनका टेल तो मैच कर ही नहीं रहा, तो करवाएंगे ना टेल शिफ्ट पैरेलल शिफ्टिंग से। तो इस बी वेक्टर को मैं यहाँ पे ले जाता हूँ थोड़ी देर के लिए, तो ये हो गया ना बी वेक्टर। अब देखो इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, 180 डिग्री। तो इसका मतलब ये दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल कितना है, 180 डिग्री। और इस ए वेक्टर के अलोंग यूनिट वेक्टर है मान लो एन कैप, और इस बी वेक्टर के अलोंग यूनिट वेक्टर है एन टू कैप। मतलब इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर एन टू कैप है, इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या है, एन वन कैप। तो इस ए वेक्टर को क्या लिखूंगा मैं, इसका मैग्नीट्यूड इंटू में एन वन कैप। और बी वेक्टर को क्या लिखूंगा, इसका मैग्नीट्यूड बी, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू में एन टू कैप। और एन टू कैप क्योंकि इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर एन टू कैप है और इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर एन वन कैप है, तो एन टू यूनिट वेक्टर एन वन यूनिट वेक्टर का नेगेटिव होगा, माइनस ऑफ एन वन यूनिट वेक्टर। तो बी वेक्टर को क्या लिखूंगा मैं, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू में एन टू यूनिट वेक्टर को क्या लिखूंगा, माइनस एन वन कैप। तो बी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस एन वन यूनिट वेक्टर और उसका मैग्नीट्यूड, तो माइनस मतलब या प्लस बी बोल दो या माइनस एन वन यूनिट वेक्टर, क्योंकि एन टू यूनिट वेक्टर क्या है, माइनस एन वन कैप है। तो ये दो वेक्टर्स क्या है, दो ये वेक्टर्स है, इनके बीच में एंगल कितना है, 180 डिग्री। और इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी है, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए है, तो ए वेक्टर को एन वन ए इंटू एन वन कैप लिख सकता हूँ, बी वेक्टर को बी इंटू एन टू कैप लिख सकता हूँ। और एन टू यूनिट वेक्टर एन वन यूनिट वेक्टर का नेगेटिव होगा, क्योंकि ये दोनों वेक्टर्स क्या हैं, एंटी पैरेलल, इनके बीच में एंगल 180 डिग्री है। तो ये एन वन यूनिट वेक्टर है, तो एन टू क्या हो जाएगा, माइनस एन वन यूनिट वेक्टर। थर्ड इंपॉर्टेंट टर्म है इक्वल वेक्टर्स क्या होते हैं। मान लो मेरे पास एक ए वेक्टर ये है और दूसरा बी वेक्टर ये है, इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड क्या है, सेम, और डायरेक्शन भी क्या है, सेम। तो टू वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन, अगर ऐसा हुआ तो उन दो वेक्टर्स को क्या बोलेंगे, इक्वल वेक्टर। ये दोनों इक्वल वेक्टर्स हैं।
क्योंकि ए वेक्टर के अलोंग यूनिट वेक्टर मान लो एन कैप है, तो बी वेक्टर के अलोंग भी कितना होगा यूनिट वेक्टर एन कैप। ऑब्वियसली इनकी डायरेक्शन सेम है और मैग्नीट्यूड भी सेम है। अगर डायरेक्शन सेम है तो इनके बीच में एंगल 0 डिग्री है। उसका मतलब क्या 0 डिग्री एंगल का, इसके अलोंग यूनिट वेक्टर और इसके अलोंग यूनिट वेक्टर क्या होंगे, दोनों सेम होंगे और इन दोनों का मैग्नीट्यूड भी क्या है, सेम। तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी सेम है, मतलब ए है, और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो कि बी आएगा वो क्या है, ए के बराबर ही है, मतलब ए इज इक्वल टू बी। जितना ये सेगमेंट की लंबाई है उतने ही इस सेगमेंट की लंबाई है, और दोनों की डायरेक्शन तो एरो से देख ही सकते हैं, सेम है। तो इन वेक्टर्स को बोलते हैं इक्वल वेक्टर्स। नेक्स्ट फोर्थ इंपोर्टेंट टर्म है नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर। किसी वेक्टर कोई गिवन होगा हमें, उसका नेगेटिव वेक्टर कैसे निकालें। जैसे नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर विल बी बी वेक्टर। मान लो ए वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर क्या है, बी वेक्टर है, तो ए वेक्टर तो ऐसे है और बी वेक्टर क्या होगा इसका नेगेटिव, इस डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड उतना ही होगा। तो ए वेक्टर को क्या लिखूंगा मैं, उसका मैग्नीट्यूड ए और डायरेक्शन एन कैप, यूनिट वेक्टर लोग ए वेक्टर क्या है, एन कैप है। और बी वेक्टर जो कि क्या है, नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर है, तो वो कितना आ जाएगा, क्योंकि बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो कि बी है वो ए के बराबर ही है, दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है, लेकिन ये जो ए वेक्टर है इसका जो नेगेटिव वेक्टर है वो बी वेक्टर है। तो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो कि बी है वो ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड के ही बराबर है, वैसे डायरेक्शन अपोजिट है। तो बी वेक्टर जो कि ए वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर है, तो उसको क्या लिखूंगा मैं, इसका मैग्नीट्यूड बी और जो कि ए है, और इसके अलोंग यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, माइनस एन कैप, माइनस एन कैप। तो बी वेक्टर कितना आ गया, माइनस ए एन कैप। तो ए वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर बी वेक्टर है, तो माइनस ए एन कैप क्या हो जाएगा, माइनस ए वेक्टर। तो ए वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर क्या हो जाएगा, माइनस ए कैप, जो कि ये बी वेक्टर बन जाएगा, मतलब डायरेक्शन में अपोजिट हो जाएगा। इन दोनों के बीच में एंगल कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। ए वेक्टर और उसके नेगेटिव वेक्टर में एंगल 180 डिग्री होता है, जैसे कि यहां से दिखाई भी दे रहा है, इन दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है लेकिन मैग्नीट्यूड सेम है। फिफ्थ इंपोर्टेंट टर्म है कोइनिशियल वेक्टर्स क्या होते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या है, वेक्टर्स आर सेड टू बी कोइनिशियल इफ देयर टेल पॉइंट इज कॉमन, या जिसको स्टार्टिंग पॉइंट बोलते हैं। अगर वेक्टर्स की टेल पॉइंट कॉमन हो, जैसे ये ए वेक्टर है और दूसरा बी वेक्टर यहीं से स्टार्ट हो रहा है कुछ ऐसे, तो ये दोनों वेक्टर्स क्या है, कोइनिशियल वेक्टर्स, क्योंकि दोनों की टेल क्या है, कॉमन है। यही टेल ए वेक्टर की भी है, यही टेल बी वेक्टर की भी है। और सिक्स्थ इंपॉर्टेंट टर्म है कोलिनियर वेक्टर्स किसे बोलेंगे। कोलिनियर वेक्टर्स क्या होते हैं, सेट ऑफ पैरेलल वेक्टर्स एंड एंटी पैरेलल वेक्टर्स को क्या बोलते हैं, कोलिनियर वेक्टर्स। पैरेलल वेक्टर्स के सेट को और एंटी पैरेलल वेक्टर्स के सेट को क्या बोलते हैं, कोलिनियर। जैसे पैरेलल वेक्टर बनाऊं तो ये ए वेक्टर हो गया और ये बी वेक्टर हो गया, ये दोनों क्या है, पैरेलल हैं।
क्योंकि इनके बीच में एंगल क्या है, 0 डिग्री। और एंटी पैरेलल वेक्टर बनाऊं तो जैसे मान लो ये सी वेक्टर हो गया और ये क्या हो गया, डी वेक्टर। तो ये दोनों क्या है, एंटी पैरेलल। और ये चारों वेक्टर कोलिनियर वेक्टर भी हैं। ऑल 4 वेक्टर्स, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर एंड डी वेक्टर, ये क्या है, कोलिनियर है। क्योंकि कोलिनियर वेक्टर्स किनको बोलते हैं, पैरेलल वेक्टर के सेट को, और एंटी पैरेलल वेक्टर्स के सेट को क्या बोलते हैं, कोलिनियर वेक्टर्स। सेवंथ इंपॉर्टेंट टर्म है कोप्लेनर वेक्टर्स। वेक्टर्स को कोप्लेनर कब बोला जाएगा, मान लो मेरे पास दो वेक्टर हैं, ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है। दो वेक्टर्स तो हमेशा कोप्लेनर होंगे। कोप्लेनर का मतलब जो एक सेम प्लेन में लाई कर जाए, जैसे कि ये दोनों वेक्टर्स इस व्हाइट बोर्ड के प्लेन में है। तो टू वेक्टर्स, कोई भी दो वेक्टर होए, आर ऑलवेज कोप्लेनर, हमेशा कोप्लेनर होते हैं। वो किसी न किसी सेम प्लेन में मिल ही जाएंगे। लेकिन बात आती है तीन वेक्टर हो जब हमारे पास, 3 वेक्टर्स। तो जैसे अब तो मैं उनको कोप्लेनर दिखा रहा हूं, जैसे ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है और ये सी वेक्टर है। अब तो जैसे कि आप दिखाई दे रहा है आपको कि ये तीनों वेक्टर इस व्हाइट बोर्ड के प्लेन में दिखाई दे रहे हैं, मतलब तीनों वेक्टर क्या है, कोप्लेनर है। तो ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर आर कोप्लेनर। मतलब कोई ना कोई एक ऐसा प्लेन जरूर मिल गया जो कि जिस प्लेन में तीनों वेक्टर समा जाए। और वो प्लेन कौन सा है, व्हाइट बोर्ड का प्लेन। तो यहाँ पे तो साफ दिखाई दे रहा है ये तीनों वेक्टर क्या है, कोप्लेनर, सेम प्लेन में आ गए ना, व्हाइट बोर्ड के प्लेन में। लेकिन कोई भी तीन वेक्टर मेरे मेरे को गिवन हो ऐसे ही, आई कैप, जे कैप, के कैप की फॉर्म में, उनकी कोप्लेनरिटी की कंडीशन क्या होती है, ये होती है इन तीन वेक्टर्स की स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो होनी चाहिए। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, ये है क्रॉस प्रोडक्ट जो कि आगे पढ़ेंगे, ये है डॉट प्रोडक्ट। और ये पूरी मिलके बन जाती है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ये स्केलर क्वांटिटी आती है। तो किन तीन वेक्टर्स को कोप्लेनर कब बोलूंगा, जब ए डॉट बी क्रॉस सी जीरो, मतलब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या हो, जीरो। तो तभी तीन तीन वेक्टर्स को कोप्लेनर बोला जाता है। कोप्लेनरिटी ऑफ 3 वेक्टर्स की कंडीशन है। दो वेक्टर तो हमेशा ही कोप्लेनर होते हैं, वो किसी न किसी प्लेन में जरूर आ जाते हैं। जैसे यहाँ पे ये 3 वेक्टर हैं, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, कोप्लेनर है, ये साफ दिखाई दे रहे हैं। तो इनका ना स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए डॉट बी क्रॉस सी पक्का जीरो मिलेगा। लेकिन ऐसे ही मेरे को 3 वेक्टर गिवन हो, ये चेक करना हो कि वे कोप्लेनर है भी या नहीं। तो 3 वेक्टर कोप्लेनर कब होंगे, या कोप्लेनरिटी ऑफ 3 वेक्टर्स की कंडीशन क्या होगी, जब ए डॉट बी क्रॉस सी ये जीरो आए, मतलब इसको बोलते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर्स जीरो आए। नेक्स्ट देखते हैं नल वेक्टर क्या होता है। नल वेक्टर किसे बोलेंगे हम, या जिसको जीरो वेक्टर भी बोलते हैं। ए वेक्टर विच हैव जीरो मैग्नीट्यूड एंड आर्बिट्रेरी डायरेक्शन।
एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या है 0 और उसकी डायरेक्शन क्या मानते हैं हम आर्बिट्रेरी हो, तो उस वेक्टर को बोलते हैं नल वेक्टर या जीरो वेक्टर। जैसे कि कोई वेक्टर नल वेक्टर है मेरे पास, ये 0 i कैप प्लस 0 j कैप प्लस 0 k कैप। इस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है 0, तो ये वेक्टर क्या हो जाएगा नल वेक्टर, और जिसको जीरो वेक्टर भी बोलते हैं। और जीरो वेक्टर को डिनोट कैसे करते हैं, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, मतलब जो ए वेक्टर नल वेक्टर है 0 i कैप प्लस 0 j कैप प्लस 0 k कैप, इसको डिनोट करना हो, इसको ऐसे डिनोट करते हैं, जीरो के ऊपर वेक्टर का साइन दे देते हैं, तो इसका मतलब ए वेक्टर क्या है जीरो वेक्टर। नेक्स्ट, मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय ए रियल नंबर। एक रियल नंबर से किसी वेक्टर की मल्टीप्लीकेशन कैसे की जाती है। जैसे जैसे मान लो मेरे पास कोई ए वेक्टर है यहाँ पे ऐसे, इसकी अगर मैं मल्टीप्लाई करूं, ये जो ऊपर गिवन है ये वेक्टर मल्टीप्लाई बाय 2, 2 क्या है रियल नंबर है, तो इस ए वेक्टर की दो रियल नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद में मेरे को क्या मिलेगा, एक दूसरा वेक्टर मिलेगा आफ्टर मल्टीप्लीकेशन, बी वेक्टर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ए वेक्टर। और ऐसा भी हो सकता है जैसे कि सेकंड केस, ये ए वेक्टर गिवन है और इस ए वेक्टर की मल्टीप्लाई करनी है बाय रियल नंबर, वो यहाँ पे नेगेटिव मान लिया मैंने, जैसे कि -3, तो इस इसकी मल्टीप्लाई करने के बाद में -3 रियल नंबर से, तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा, बी वेक्टर इज इक्वल टू -3 टाइम्स ऑफ ए वेक्टर। तो यहाँ पे अगर ए वेक्टर को किसी पॉजिटिव रियल नंबर से मल्टीप्लाई करता हूं तो जो रिजल्टेंट वेक्टर आता है आफ्टर रिजल्ट, तो रिजल्ट वेक्टर जो आता है बी वेक्टर इज इक्वल टू 2a, तो ये बी वेक्टर ए वेक्टर क्या होंगे आर पैरेलल वेक्टर्स। जब हमारा रियल नंबर क्या हो पॉजिटिव हो, और जब हमारा रियल नंबर जैसे कि यहाँ पे -3 है नेगेटिव है, तो ये बी वेक्टर एंड ए वेक्टर क्या है आर एंटी पैरेलल वेक्टर्स। यहाँ पे बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए वेक्टर से 3 गुना है, ये देखो 1 2 3, यहाँ पे बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए वेक्टर से 2 गुना है। ए वेक्टर हमारे पास था, उसकी दो रियल नंबर पॉजिटिव रियल नंबर से मल्टीप्लाई की, तो आफ्टर मल्टीप्लीकेशन ये वेक्टर इसमें बदल गया बी वेक्टर में 2a में। ऐसे यहाँ पे ये वेक्टर था, इसकी -3 से मल्टीप्लाई करने के बाद में ये वेक्टर -3 हो गया, मतलब बी वेक्टर बन गया। तो आफ्टर मल्टीप्लीकेशन जो हमें वेक्टर मिला है बी वेक्टर और ओरिजिनल वेक्टर था ए वेक्टर, ये दोनों क्या है एंटी पैरेलल वेक्टर्स, और ये दोनों पैरेलल वेक्टर्स हैं। अब है मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय ए स्केलर। एक स्केलर से कैसे मल्टीप्लाई की जाती है, ये तो रियल नंबर थे, स्केलर जैसे फॉर एग्जांपल स्केलर का जिक्र करूं मैं, जैसे मास हो गया, और एग्जांपल के तौर पे लूं किसी वेक्टर की मल्टीप्लाई स्केलर से कैसे की जाती है, जैसे कि मेरे पास एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल है और वो है आई कैप प्लस 2 j कैप -3 k कैप, एक पार्टिकल का एक्सेलरेशन है। तो फ्रॉम न्यूटन्स सेकंड लॉ
कि भाई नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ दैट पार्टिकल। तो एफ नेट फोर्स उसके ऊपर कितना आएगा, मास इंटू में एक्सेलरेशन। तो एफ नेट कितना हो जाएगा, ये एक्सेलरेशन है ना, एक्सेलरेशन की SI यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और मान लो उस पार्टिकल का जो मास है वो कितना है, मान लो 2 kg है। तो एफ नेट उस पार्टिकल के ऊपर फोर्स हो जाएगा फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ, मास इंटू में एक्सेलरेशन। यह है मास, मास कितना है 2 kg, इंटू में एक्सेलरेशन कितना है I कैप प्लस 2J कैप माइनस 3K कैप। तो एफ नेट नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दैट पार्टिकल ये कितना आ गया, ये कितना है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो केजी और मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्या बन गया, न्यूटन। तो 2 अंदर चला जाएगा, तो 2I कैप प्लस 4J कैप माइनस 6K कैप न्यूटन। क्योंकि एक न्यूटन होता है, न्यूटन SI यूनिट होती है फोर्स की, वो होता है एक न्यूटन क्या होता है 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो इस एक्सेलरेशन की एक स्केलर से मल्टीप्लाई की, मतलब एक एक्सेलरेशन वेक्टर था उसकी एक स्केलर से मल्टीप्लाई की, मतलब मास से। और ये एक्सेलरेशन था कोई वेक्टर, मतलब एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल। तो उसकी मास से, मतलब मास होता है स्केलर से मल्टीप्लाई करी तो क्या आता है, एक वेक्टर आएगा। जैसे कि यहाँ पे एफ नेट आ गया, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दैट पार्टिकल, वो कितना आ गया, इतना न्यूटन। मतलब एक पार्टिकल है जिसका मास 2 kg है, अगर उसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है इतना, तो फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ एफ नेट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो उस पार्टिकल के ऊपर नेट फोर्स इतना एक्ट कर रहा होगा। तो इसे बोलते हैं मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय ए स्केलर। अब पढ़ते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होता है। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इसमें ये बोलते हैं कि मान लो मेरे पास एक वेक्टर ए है, और जब इसका हेड आता है तो दूसरा वेक्टर का टेल आता है, तो ये दूसरा वेक्टर है बी। अगर मैं इनको, इन दो वेक्टर्स को साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकूं, जैसे कि कर दी, एक साइड ट्रायंगल की ये है और एक दूसरी साइड ट्रायंगल की ये है बी वेक्टर, और टेकन इन ऑर्डर। ऑर्डर में टेकन का मतलब टेल हेड टेल हेड। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा ना, मतलब मान लो इन दो वेक्टर्स को मैं फोर्स भी मान सकता हूं, अगर विजुअलाइज करना हो या फील करना हो। तो ये दो फोर्स वेक्टर हैं, तो इन दोनों का जो एक रिजल्टेंट फोर्स आएगा, मतलब उसका इफेक्ट इन दोनों के बराबर हो। अगर इन दोनों को हटा दूं, उस अकेले को लगा दूं, तो उस वो अकेला इन दोनों के बराबर काम करे। तो इन दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट वेक्टर कैसे आएगा, थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल टेकन इन अपोजिट ऑर्डर, ये आ जाएगा रिजल्टेंट ऑफ दीज टू वेक्टर्स इफ दीज टू वेक्टर्स ए एंड बी आर रिप्रेजेंटेड एज टू साइड्स ऑफ द ट्रायंगल टेकन इन ऑर्डर। ऑर्डर में टेकन का मतलब टेल हेड टेल हेड। तो इन दो वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा उसको मैं कैसे बताऊंगा या कैसे शो करूंगा, विद थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल। तो रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज आर, और इस आर को क्या लिखूंगा मैं, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो इस रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड मान लो आर है, और ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए है,
और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है, बी है। मतलब ये लंबाई मान लो ए है, जो कि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो जाएगा, और ये लंबाई कितनी है, बी है, और ये लंबाई जो थर्ड साइड आएगी ट्रायंगल की, ये है आर, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ दीज टू वेक्टर्स। तो मान लो ए वेक्टर और इस बी वेक्टर के बीच में एंगल कितना है, थीटा। अब आप बोलोगे ये तो थीटा एंगल कैसे हो गया इन दो वेक्टर्स के बीच में? एंगल तो तभी मेजर करते हैं जब इन दोनों का टेल पॉइंट कोइंसाइड होता है। तो लेकिन यहाँ तो नहीं कर रहा इस ए वेक्टर और बी वेक्टर का। यहाँ पे ए वेक्टर का हेड है और बी वेक्टर का टेल है, लेकिन ये भी तो देख सकते हैं ना, इस ए वेक्टर को पैरेलल शिफ्टिंग से मैं थोड़ी देर के लिए आगे ले गया ऐसे, इसी ए वेक्टर को थोड़ी देर के लिए मानू मैं ऐसे ले गया। अब तो बन गया ना इन दोनों का टेल, बी वेक्टर का टेल भी है, ए वेक्टर का टेल भी है, तो ये एंगल थीटा ही तो आ गया इन दो वेक्टर्स के बीच में। तो थीटा क्या है, एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स ए एंड बी, जिनको एक ऑर्डर में, मतलब टेल हेड टू साइड्स ऑफ द ट्रायंगल से रिप्रेजेंट किया गया है। तो इन दो वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा, मतलब ये अकेला इन दोनों के इफेक्ट के बराबर है। ये दोनों मिलके जो इफेक्ट डाल रहे हैं ना, ये अकेला उतना इफेक्ट डाल रहा है, इसलिए बोलेंगे ए और बी वेक्टर का रिजल्टेंट होगा आर वेक्टर, और उसको ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर से दिखाते हैं। तो इस रिजल्टेंट वेक्टर का अगर मुझे मैग्नीट्यूड पता चल जाए और डायरेक्शन पता चल जाए, डायरेक्शन कैसे पता चलेगी कि भाई वो ये रिजल्टेंट वेक्टर ए वेक्टर के साथ कितना एंगल बनाए हुए है, मतलब फाई। फाई क्या देगा, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, क्योंकि वेक्टर में दो चीजें होती हैं, एक तो उसका मैग्नीट्यूड, रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड ये तो हो गया आर, स्मॉल आर मतलब कैपिटल आर, और डायरेक्शन होगी फाई से। तो डायरेक्शन फाई क्या है, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। तो मुझे इसका मैग्नीट्यूड पता चल जाए, मतलब आर की वैल्यू और फाई की वैल्यू पता चल जाए, तो मैं ये कहूंगा कि भाई ए वेक्टर और बी वेक्टर का रिजल्टेंट पता चल गया मेरे को। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे परपेंडिकुलर डालूंगा, ये बी है, ये साइड मतलब इसकी लेंथ, इस सेगमेंट की लेंथ जो कि बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ही तो होगा, और ये एंगल थीटा है और ये राइट एंगल है, तो ये लंबाई कितनी आ जाएगी, बी कोस थीटा, और ये कितनी आ जाएगी लंबाई, बी साइन थीटा। तो यहां से ये जो आर आएगा, मतलब ये जो थर्ड थर्ड साइड ऑफ दिस ट्राइंगल, ये जो हमारी ट्राइंगल बनी है, इसकी जो थर्ड साइड, इस थर्ड साइड की जो लंबाई होगी जो कि आर होगी, वो रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा। तो ये क्या आएगा, रूट ऑफ किस राइट एंगल ट्रायंगल से, ये जो राइट एंगल ट्रायंगल बनी है, रूट ऑफ बी साइन थीटा का स्क्वायर प्लस ए प्लस बी कोस थीटा का स्क्वायर। तो रिजल्टेंट आ गया, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, रूट इसको पहले सोल्व करते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कोस थीटा प्लस अब इसको बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, मतलब थर्ड साइड ऑफ दिस ट्रायंगल, उसकी लंबाई ही है एक तरह से रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो ए स्क्वायर, यहां से देखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस इन दोनों में टर्म्स में बी स्क्वायर कॉमन लो, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कोस थीटा। तो रिजल्टेंट वेक्टर आ गया, ये तो होता है 1, ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1। तो ये आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। मतलब ए वेक्टर और बी वेक्टर का जो रिजल्टेंट है आर वेक्टर, उसका जो मैग्नीट्यूड है वो थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल की लंबाई ही है। तो वो आ गई रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा।
थीटा क्या है? एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। और अब इस रिजल्टेंट वेक्टर की, जो कि रिजल्टेंट वेक्टर ए वेक्टर और बी वेक्टर का है, इस रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन किससे पता चलेगी? फाई से। तो यहां से टेन फाई क्या आएगा? इस ट्राइंगल से, इसी राइट एंगल ट्राइंगल से ये क्या आएगा? परपेंडिकुलर बाय में बेस, तो बी साइन थीटा डिवाइडेड बाय बेस क्या है? ए प्लस बी कोस थीटा। तो फाई का और पता चल जाए मुझे, आर तो पता चल गया, फाइव का और पता चल जाए, वो क्या आएगा? टेन इनवर्स बी साइन थीटा डिवाइडेड बाय ए प्लस बी कोस थीटा। यहां से पता चल जाएगा, क्योंकि ए और बी और थीटा क्या होंगे? गिवन होंगे। ए बी और थीटा ये गिवन होंगे। तो ए गिवन है, बी गिवन है, थीटा गिवन है। तो जो ए वेक्टर और बी वेक्टर का जो रिजल्टेंट वेक्टर उसकी डायरेक्शन फाई से पता चलेगी, और वो फाई मुझे पता चल गया। और किसी वेक्टर में, जैसे कि रिजल्टेंट वेक्टर है, उसमें दो चीजें होती हैं, कोई भी वेक्टर हो, एक तो मैग्नीट्यूड होता है उसका जो कि आर, ये भी पता चल गया, और एक उसकी डायरेक्शन। तो यहां से मैग्नीट्यूड पता चल गया ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, और यहां से डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। तो इसमें ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में क्या बोला गया है? अगर दो वेक्टर है मेरे पास, ए वेक्टर और बी वेक्टर, ये किसी, ये वाली जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल की दो साइड को रिप्रेजेंट करते हैं, और इन दो वेक्टर को, ए वेक्टर और बी वेक्टर को, एक ऑर्डर में ले रखा है। ऑर्डर में लेने का मतलब क्या है? टेल हेड टेल हेड, और ए और बी वेक्टर के बीच में एंगल थीटा है। तो इन ए वेक्टर और बी वेक्टर का जो रिजल्टेंट होगा वो थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल ही बताएगा, टेकन इन रिवर्स ऑर्डर, मतलब टेल हेड। और उसका मैग्नीट्यूड ये होगा, और डायरेक्शन फाई से पता चलेगी। नेक्स्ट है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब हम करेंगे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ये क्या कहता है? मान लो मेरे पास ए वेक्टर है और बी वेक्टर ऐसे है। रिजल्ट वही आना है जो कि ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में आया था, पर इसमें थोड़ा सा अलग तरीका है। रिजल्ट वही है फाइनल। मान लो ए वेक्टर और बी वेक्टर है, इन दोनों को मैंने एडजेसेंट साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम से रिप्रेजेंट कर दिया। एक साइड पैरेललोग्राम की ये है, दूसरी साइड ये है, और इस पैरेललोग्राम को मैंने बना दिया जिस पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड्स ए वेक्टर और बी वेक्टर है। तो ये लॉ बोलता है इन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट क्या होगा? विल बी द डायगोनल ऑफ दिस पैरेललोग्राम। ये जो डायगोनल बनाया ना अभी, ये होगा रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ दीज टू वेक्टर्स। रिजल्टेंट का मतलब क्या होता है? ए वेक्टर और बी वेक्टर मिलके जो इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहे थे, वो अकेला आर वेक्टर करेगा। तो तब बोलते हैं आर वेक्टर इज रिजल्टेंट ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। मतलब रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ ए वेक्टर और बी वेक्टर को क्या लिखेंगे? आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। और मान लो ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल थीटा है। अब ए वेक्टर और बी वेक्टर का दोनों का टेल मिला हुआ है ना, तो ये एंगल थीटा क्या है? एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है, या जो ये डायगोनल होगा इस पैरेललोग्राम का, इस डायगोनल की लंबाई आर होगी, तो वही इस रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो जाएगा। और इस ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड वो क्या है? इस पैरेललोग्राम के इस साइड की लंबाई। तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा? ए। और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी होगा।
तो अब इस रिजल्टेंट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है आर वो निकालेंगे, और ये रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन भी पता लगाएंगे, वो मतलब फाई से पता चलेगी। ये फाई पता चल जाए और ये आर पता चल जाए तो एक तरह से मुझे ए वेक्टर और बी वेक्टर का जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो पता चल जाएगा। तो फाई तो क्या है, डायरेक्शन देता है, डायरेक्शन बताता है ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, और आर खुद है ही मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो यहां से मैं क्या करूंगा, इसके ऊपर परपेंडिकुलर डाल दिया। तो ये लंबाई क्या है बी, और इतनी लंबाई क्या है ए, तो ये लंबाई भी क्या होगी, बी ही तो होगी, ठीक है ना। और ये एंगल भी क्या होगा, थीटा ही तो होगा, क्योंकि ए वेक्टर ऐसे भी है, और ये क्योंकि, और ये बी वेक्टर है, डायरेक्शन को अगर देखा जाए तो ये लंबाई भी होगी, और ये एंगल क्या होगा, थीटा। ये थीटा तो ये भी क्या होगा, थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, बी साइन थीटा ये लंबाई, और ये लंबाई क्या आ जाएगी, बी कोस थीटा। तो इस ट्रायंगल का यूज करूंगा मैं, देखो ये जो राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है ना, इस ट्रायंगल का, तो यहां से आर क्या आ जाएगा, रूट ऑफ ए प्लस बी कोस थीटा का स्क्वायर प्लस बी साइन थीटा का स्क्वायर। तो रिजल्टेंट ऑफ आर वेक्टर ये आ जाएगा, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कोस थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो यहां से क्या लिखूंगा मैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इन दोनों टर्म्स में से बी स्क्वायर कॉमन लूंगा तो यहाँ बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कोस थीटा। तो रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड आर है, ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। ये याद रखना होता है। ए बी और थीटा ये क्या होंगे, गिवन होंगे। अब आई बात डायरेक्शन की, मतलब फाई पता लगाने की। डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर मींस फाई पता लगाते हैं। तो इसी राइट एंगल ट्रायंगल से देखो तो टेन फाई को क्या लिखूंगा मैं, बी साइन थीटा, मतलब परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, बेस क्या है ए प्लस बी कोस थीटा। तो यहां से फाई आ जाएगा टेन इनवर्स बी साइन थीटा डिवाइडेड बाय ए प्लस बी कोस थीटा। यहां से रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन पता चल गई और यहां से उसका मैग्नीट्यूड पता चल गया। ऐसा है कि भाई किसी दो वेक्टर ए वेक्टर और बी वेक्टर को अगर मैं किसी पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड से रिप्रेजेंट कर दूं, तो इन दो वेक्टर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा आर वेक्टर, वो क्या होगा, जो डायगोनल होगा ना, डायगोनल डायगोनल ऑफ दिस पैरेललोग्राम वही होगा रिजल्टेंट ऑफ दीज टू वेक्टर्स। उसका मैग्नीट्यूड ये है और डायरेक्शन फाई से पता चल रही है कि भाई वो जो रिजल्टेंट है ए और बी वेक्टर का, वो ए वेक्टर के साथ फाई एंगल बना रहा है, तो वो फाई होगा टेन इनवर्स बी साइन थीटा डिवाइडेड बाय ए प्लस बी कोस थीटा। तो इसको याद रखना है और इसको भी मेमोरी में रखना है, याद रखना है इन दोनों को। अभी पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के ऊपर ही बेस कुछ रिजल्ट देखते हैं या स्पेशल केसेस।
स्पेशल केसेस में फर्स्ट ये है कि ये मेरे पास ए वेक्टर गिवन है और दूसरा ये मेरे पास बी वेक्टर गिवन है। इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, सीधी सी बात है, इन दोनों को ऐड कर देंगे, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो उसकी जो लेंथ आएगी, क्योंकि इन दो वेक्टर्स के बीच में एंगल क्या है, 0 डिग्री, थीटा क्या होगा 0। और ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना गिवन है, ए, और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी गिवन है, मतलब ये लंबाई ए है और ये पूरी लंबाई बी है। तो इनका जो रिजल्टेंट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड आएगा, रिजल्टेंट ऑफ आर वेक्टर इज इक्वल टू आर, वो क्या होता है बाय फार्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा कितना है 0। तो ये आ गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर और उसका रूट, क्योंकि ये कोस 0 1 हो जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा ए प्लस बी। मतलब इन दोनों का जो अगर मैं रिजल्टेंट वेक्टर बनाऊं मैं, तो वो हो जाएगा, डायरेक्शन तो यही रहेगी जो ए वेक्टर की और बी वेक्टर की है, ये हो जाएगा रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ दीज टू वेक्टर्स। इसका जो मैग्नीट्यूड आएगा वो क्या आएगा, ए प्लस बी। अगर ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है ए और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है बी। तो फर्स्ट स्पेशल केस तो ये है जब दो वेक्टर्स क्या हो, पैरेलल हो, मतलब थीटा उनके बीच में 0 है, तो दो वेक्टर्स का जो मैग्नीट्यूड होता है ना वो क्या आएगा, मैक्सिमम आएगा, ये ए प्लस बी। सेकंड केस ये है, ये फर्स्ट केस था कि दो वेक्टर्स अगर एंटी पैरेलल हो तो क्या हो, मतलब ये ए वेक्टर है और ये दूसरा ऐसे कुछ बी वेक्टर है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट पता लगाना है। सीधी सी बात है, वो क्या होता है, ए प्लस बी। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए गिवन है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी, मतलब इस सेगमेंट की लंबाई कितनी है ए और इस सेगमेंट की लंबाई कितनी है बी। तो इन दो वेक्टर्स के बीच में एंगल कितना है, 0 डिग्री, सॉरी 180 डिग्री, थीटा कितना हो जाएगा 180 डिग्री, क्योंकि एंटी पैरेलल वेक्टर्स हैं दोनों। तो रिजल्टेंट जो कि इन दोनों का आएगा, उसका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस 180 डिग्री। कोस 180 होता है -1, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर और उसका अंडर द रूट, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, तो ये आ गया a माइनस बी। मान लो ये थोड़ा छोटा है वेक्टर, ये जो बी वेक्टर, बी वेक्टर का ये क्या है मैग्नीट्यूड, तो इन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर ए वेक्टर और ये जो बी वेक्टर, इनका रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, ए माइनस बी। तो ये बड़ा वेक्टर है, ये थोड़ा छोटा है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट अगर मैं बनाऊं तो कुछ ऐसा नहीं होगा, इस ए में से मैं इतना घटा दूं तो इतनी लंबाई आएगी रिजल्टेंट की, मतलब इतनी, ये क्या आएगी, ए माइनस बी इज द रिजल्टेंट ऑफ दिस, रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ दिस ए वेक्टर एंड दिस बी वेक्टर। तो ये जो a माइनस बी है, ये क्या है, इस रिजल्टेंट वेक्टर की मैग्नीट्यूड। और थर्ड केस क्या कहता है कि मेरे पास दो वेक्टर्स हैं, एक तो बी वेक्टर है और एक ए वेक्टर ऐसे है, ये दोनों क्या है 90 डिग्री है परपेंडिकुलर, तो थीटा 90 डिग्री गिवन है
ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी है। तो इन दोनों का रिजल्टेंट कैसे बनेगा, इस पैरेललोग्राम या इस रेक्टेंगल को मैं बना दूंगा यूजिंग पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो ये हो जाएगा इन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर। ये लंबाई कितनी गिवन है, ए, और ये लंबाई बी। दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, और ये रिजल्टेंट वेक्टर है। तो इस डायगोनल की लंबाई क्या आएगी, आर। तो आर आता है रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस 90 डिग्री। कोस 90 क्या होता है, 0। तो ये आ जाएगा रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और अगर मैं इसकी डायरेक्शन पता लगाना चाहूं, फाई, फाई की वैल्यू, ये क्या, फाई डायरेक्शन पता बताएगा ये रिजल्टेंट वेक्टर की। तो फाई क्या होता है, टेन इनवर्स बी साइन थीटा, मतलब बी साइन थीटा, साइन थीटा मतलब साइन 91 डिवाइडेड बाय ए प्लस बी कोस 90। तो फाई आ जाएगा टेन इनवर्स बी बाय में ए। और यहां पे अगर मैं, क्योंकि रिजल्टेंट वेक्टर ये तो आ तो गया था, लेकिन अगर डायरेक्शन पता लगाऊं, तो ये सेकंड केस में जब ये दोनों एंटी पैरेलल वेक्टर्स थे, तो इन दोनों का रिजल्टेंट ये इस तरफ आ गया था, आर वेक्टर। तो ये ए वेक्टर के साथ जो एंगल बनाएगा, वही तो क्या होती है, डायरेक्शन बताती है रिजल्टेंट वेक्टर की। तो फाई कितना आएगा, टेन इनवर्स बी, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, बी साइन 180 डिवाइडेड बाय ए प्लस बी कोस थीटा। ए प्लस बी कोस थीटा कितना है, 180। तो साइन 180 होता है 0, तो टेन इनवर्स 0 मतलब 0। तो ये इनफैक्ट 180 डिग्री आएगा, क्योंकि सोचो ये रिजल्टेंट वेक्टर है इस ए वेक्टर और बी वेक्टर का, ऐसे इस डायरेक्शन में। ये ए वेक्टर के साथ कितना एंगल बनाए हुए है, ए वेक्टर तो इस डायरेक्शन में है और रिजल्टेंट वेक्टर इन दो वेक्टर्स का इस डायरेक्शन में आया है। तो कितना एंगल बनाए हुए है, 180 डिग्री। तो फाई आ गया 180 डिग्री। और इस केस में देखो तो यहाँ पे ए वेक्टर इस डायरेक्शन में, बी वेक्टर भी उसी डायरेक्शन में, तो रिजल्टेंट आ गया इन दोनों का सम, उसका मैग्नीट्यूड। और डायरेक्शन किसकी डायरेक्शन में आई है, ए वेक्टर की ही डायरेक्शन में, मतलब फाई 0 आना चाहिए। तो फाई आएगा टेन इनवर्स बी साइन थीटा। तो बी कितना है, बी साइन एंगल कितना है बिटवीन दीज टू वेक्टर्स, 0 डिवाइडेड बाय ए प्लस बी कोस 90। तो यहां से फाई कितना आएगा, 0। मतलब फाई क्या होता है, रिजल्टेंट वेक्टर ए वेक्टर के साथ जो एंगल बनाता है वो आया है 0। मतलब ये रिजल्टेंट वेक्टर क्या ए वेक्टर के साथ 0 एंगल नहीं बना रहा। और जब ए वेक्टर और बी वेक्टर एंटी पैरेलल वेक्टर्स है, तो यहाँ पे इन दोनों का जो रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में आया है, आर वेक्टर, तो इन दोनों का रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में आएगा, क्योंकि ए बड़ा है ना बी से। मैग्नीट्यूड तो ए माइनस बी ही आएगा। और जो डायरेक्शन, मतलब ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है, ये इस ए वेक्टर के साथ क्या एंगल बना रहा है, 0। तो ये एंगल कितना आएगा, 0। और ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल है 180 डिग्री, क्योंकि ए वेक्टर बड़ा है ना बी वेक्टर से। ए वेक्टर इस डायरेक्शन में है, बी वेक्टर इस डायरेक्शन में, तो जो बड़ा है उसी डायरेक्शन में तो रिजल्टेंट आएगा। और बाय यूजिंग फॉर्मूला रिजल्टेंट ए माइनस बी आ गया। तो यहाँ पे भी फाई 0 है, यहाँ पे भी फाई 0 है, और यहाँ पे फाई है टेन इनवर्स बी बाय ए।
फाई होता है एंगल मेड बाय रिजल्टेंट वेक्टर विद ए वेक्टर। यहाँ पे ए वेक्टर के साथ कितना एंगल बना रहा है, tan इनवर्स बी बाई ए। यहाँ पे इस ए वेक्टर के साथ रिजल्टेंट वेक्टर कितना एंगल बना रहा है, 0 डिग्री, और उसका मैग्नीट्यूड ए माइनस बी है। और यहाँ पे जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो ए वेक्टर के साथ एंगल कितना बना रहा है, 0 डिग्री। यहाँ पे मैग्नीट्यूड होता है मैक्सिमम और इस केस में मैग्नीट्यूड होता है मिनिमम। और जब दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हो, मतलब थीटा 90 डिग्री हो, तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड हमेशा ये आता है, याद रखना इसको मेमोरी में, √a² प्लस b²। और ये डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर की, रिजल्टेंट वेक्टर ए वेक्टर के साथ क्या एंगल बनाएगा, फाई, तो ये आता है tan इनवर्स b बाई ए। तो इसमें फोर्थ स्पेशल केस देखते हैं अब। कि मान लो मेरे पास ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, और दोनों का ही मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। मतलब b इज इक्वल टू ए। और यहाँ पे ये जो पैरेललोग्राम क्या बनेगा, स्क्वायर। तो इन दो वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट आएगा वो किससे रिप्रेजेंट होगा, बाय द डायगोनल ऑफ दिस स्क्वायर। और यहाँ पे थीटा कितना है, अगेन 90 डिग्री। और इस रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, ये r, इस डायगोनल की लंबाई। तो ये r कितना आएगा, √a² प्लस b² प्लस 2ab कोस थीटा कोस 90 बाय यूजिंग पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन फॉर्मूला। तो ये आएगा √a² प्लस b कितना है a, तो ये आ जाएगा √2a। मतलब जब दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हो तो उनका जो, और उनका मैग्नीट्यूड सेम भी, और दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हो तो उनके रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड होता है वो √2 टाइम्स ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ एनी दीज टू वेक्टर्स। और ये जो फाई आएगा, ये फाई कितना आएगा, tan इनवर्स b साइन थीटा, मतलब a साइन थीटा कितना 90 डिग्री डिवाइडेड बाय a प्लस b कितना है a कोस 90। तो ये आ जाएगा tan इनवर्स 1, साइन 90 1 हो गया, कोस 90 0, तो a बाय a 1 हो गया। तो फाई आ गया 45 डिग्री। मतलब ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है इन दो वेक्टर्स का, इन दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम है और ये परपेंडिकुलर है एक दूसरे के। तो ये जो रिजल्टेंट है इन दोनों के इक्वली इंक्लाइंड है, 45 इस तरफ है और 45 इस तरफ है। और नेक्स्ट स्पेशल केस क्या है, मान लो ये मेरे पास ए वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड ए है, और ये मेरे पास बी वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड भी इसी वेक्टर के बराबर है, मतलब b इज इक्वल टू ए। तो इन दो वेक्टर्स का अगर मुझे क्या निकालना है, रिजल्टेंट, तो पैरेललोग्राम बनाऊंगा। और रिजल्टेंट किससे रिप्रेजेंट होता है, बाय द डायगोनल ऑफ दिस पैरेललोग्राम। ये हो गया रिजल्टेंट वेक्टर, और उस डायगोनल की लंबाई क्या बताएगी, रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड। और एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स कितना है, 60 डिग्री। तो थीटा गिवन है 60 डिग्री और b इज इक्वल टू ए है। तो रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, √a² प्लस b² प्लस 2ab कोस 60 डिग्री। तो ये हो जाएगा √a² प्लस b a के बराबर है तो a² हो जाएगा, प्लस 2a² कोस 60 कितना होता है, कोस 60 कितना होता है, √3। तो रिजल्टेंट आ गया a² प्लस a² कितना हो गया, 2a² प्लस 2√3a², a² प्लस b² प्लस 2ab कोस थीटा a² प्लस b a के बराबर है 2ab a² कोस थीटा 60 डिग्री।
cos 60 होता है √3। तो यहाँ से स्क्वायर तो कॉमन लूंगा तो रूट के बाहर ए हो जाएगा, √2 प्लस 2√3। सॉरी cos 60 √3 थोड़ी ना होता है, cos 60 तो 1/2 होता है। तो यहाँ पे ए स्क्वायर ही बच जाएगा। तो रिजल्टेंट आ गया √3a²। तो ये हो गया √3 टाइम्स ऑफ रिजल्टेंट ऑफ एनी दीज टू वेक्टर्स। मतलब ये डायगोनल की लंबाई क्या आएगी, √3a, जो कि रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा और डायरेक्शन फाई से पता चलेगी। फाई पता लगाते हैं। फाई क्या होता है, tan इनवर्स बी साइन थीटा, बी क्या है ए, और साइन 60 डिवाइडेड बाय ए प्लस बी क्या है ए cos 60। तो ये फाई आएगा tan इनवर्स ए साइन 60, साइन 60 कितना होता है √3/2 प्लस ए कॉमन ले लिया 1 प्लस cos 60 कितना होता है 1/2। तो फाई आ गया tan इनवर्स ए से ए कैंसिल हो गया तो ऊपर √3/2 है, नीचे 1/2 प्लस 1 3/2 है। तो फाई आ गया tan इनवर्स, 2 से 2 कैंसिल, √3/3 कितना आ गया √3, 1/√3 आ गया 1/√3। तो फाई कितना आ गया 30 डिग्री। तो ये एंगल जो कि फाई है ये कितना होगा 30 डिग्री। तो ये भी याद रखने योग्य है, फाई 30 डिग्री आता है। दो वेक्टर्स जब 60 डिग्री एंगल बनाए हुए हों और दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम हो तो उनके रिजल्टेंट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड √3 टाइम्स हो जाता है, और ये फाई 30 डिग्री। तो ये वेक्टर ना रिजल्टेंट है, इस ए वेक्टर और बी वेक्टर के दोनों के इक्वली इंक्लाइंड है। तो ये एंगल भी 30, ये एंगल भी 30, क्योंकि ये पूरा 60 डिग्री था। अब इसके ऊपर बेस एक एग्जाम्पल कर लेते हैं। एग्जाम्पल में क्या गिवन है, इफ ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस acting at a point is 10 न्यूटन एंड 6 न्यूटन रिस्पेक्टिवली। और आगे क्या बोला गया है, इफ ईच फोर्स इज इंक्रीज्ड बाय 3 न्यूटन, अगर हर फोर्स को इंक्रीज कर दिया बाय 3 न्यूटन, तो देन फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ न्यू फोर्सेस, फाइंड रिजल्टेंट ऑफ न्यू फोर्सेस when angle between them is 90 डिग्री। तो इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, दो फोर्सेस हैं, एक पॉइंट पे एक्ट कर रहे हैं। मान लो ये फोर्स ए है, ए वेक्टर है, और दूसरा जो फोर्स है वो इसी पॉइंट पे एक्ट कर रहा है और वो है बी वेक्टर। मतलब ये जो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए है और इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है बी। जब दोनों के बीच में एंगल कितना हो, ये पूरा बी वेक्टर है, इतना ए वेक्टर है, दोनों के बीच में एंगल जब 0 डिग्री हो तो इनका रिजल्टेंट मैक्सिमम आता है। इन दो फोर्सेस का रिजल्टेंट क्या आएगा, मैक्सिमम। और वो कितना आएगा, ए प्लस बी।
और वो दे रखा है 10 न्यूटन। और जब दो फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में, यही दो फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करें इसी पॉइंट पे, सेकंड कंडीशन ये है, ये बी वेक्टर था, अब ए वेक्टर इससे अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करे, इस डायरेक्शन में कर रहा था लेकिन अब अपोजिट डायरेक्शन में, ये टेल पॉइंट है दोनों का, तो ये ए है और ये बी है, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा, इन दोनों का रिजल्टेंट वो क्या होगा, मिनिमम होगा ना अब, क्योंकि इन दोनों के बीच में एंगल कितना है 180 डिग्री, और वो कितना होगा बी माइनस ए, क्योंकि मैंने ऐसा मानना है बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ज्यादा है ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड से। यहाँ पे थीटा क्या है 0 डिग्री, और यहाँ पे थीटा क्या है 180 डिग्री, तो इन दोनों फोर्सेस का जो रिजल्टेंट आएगा वो मिनिमम आएगा, वो क्या होता है बी माइनस ए, और वो गिवन है 6 न्यूटन। तो एक इक्वेशन तो ये बनेगी, सेकंड इक्वेशन ये बनेगी, तो दो जो फोर्सेस है ना, जिन फोर्सेस का मैग्नीट्यूड ए और बी है, वो इन दो इक्वेशंस को सोल्व करके आ जाएगा। तो सोल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो यहां से क्या आएगा, सोल्व करते हैं चलो, a प्लस बी इज इक्वल टू 10 न्यूटन, b माइनस ए ये कितना है 6 न्यूटन, इनको ऐड कर दो तो 2b कितना आ गया 16, तो b तो हो गया 8 न्यूटन, और ऑब्वियसली a प्लस बी 10 है, तो a कितना हो जाएगा 2 न्यूटन। अब एग्जाम्पल में क्या बोला गया है, इन्हीं दो फोर्सेस के मैग्नीट्यूड को अगर मैं 2 यूनिट से बढ़ा दूं, तो मान लो ये मेरे पास बी वेक्टर है, अब नया वेक्टर हो गया है ए डैश, मान लो ये ए डैश वेक्टर है, नया वेक्टर ए डैश, इसका मैग्नीट्यूड क्या हुआ, इसमें 3 ऐड कर दो 5 न्यूटन, और जो पहले बी वेक्टर था, अब वो हो गया है बी डैश वेक्टर। अब इसका जो मैग्नीट्यूड है ना, इसका मैग्नीट्यूड तो 5 न्यूटन हो गया ए डैश वेक्टर का, और बी डैश वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना हो गया, पहले 8 था, अब 3 और बढ़ा दिया, दोनों में 3 3 बढ़ाया, 11 न्यूटन हो गया। और अब इन नए दो फोर्सेस के बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री, तो इन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर बताना है। पहले जो ए वेक्टर था, अब उसका मैग्नीट्यूड 5 न्यूटन हो गया, पहले ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड 2 न्यूटन था, वो फोर्स ही था एक तरह से, और पहले जो बी वेक्टर था उसका मैग्नीट्यूड 8 न्यूटन था, तो उसका मैग्नीट्यूड 3 से बढ़ा दिया इसका भी, तो इसका 11 न्यूटन हो गया। अब क्या किया इन दोनों को, अब ये दोनों फोर्सेस नए फोर्सेस, अब नए फोर्सेस क्या हो गए, ए डैश वेक्टर एंड बी डैश वेक्टर। अब इन दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है, तो इनका जो रिजल्टेंट आएगा ना, वो क्या होगा, इस रेक्टेंगल के, इस रेक्टेंगल का जो ये डायगोनल होगा वही तो रिजल्टेंट होगा। इस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड मान लो r है, वो बताना है, और इसकी डायरेक्शन पता लगानी है, वो क्या है फाई। तो r तो क्या हो जाएगा, रूट ए डैश स्क्वायर प्लस बी डैश स्क्वायर हो जाएगा, जब एंगल 90 डिग्री हो तो ये फार्मूला लगता है। ए डैश कितना है 2 का स्क्वायर हो गया, सॉरी ए डैश अब कितना है 5 न्यूटन, तो 5 का स्क्वायर प्लस बी डैश कितना है 11 न्यूटन, 11 का स्क्वायर, तो 11 का स्क्वायर 121, और 5 का स्क्वायर 25, 6 4 1 141 हो गया, 5 और 1 6, रूट 146 न्यूटन। तो ये आ गया रूट 146 न्यूटन, क्योंकि दोनों फोर्सेस थे ना, ये ए वेक्टर भी फोर्स था, बी वेक्टर भी फोर्स था। अब क्या किया है, दिया क्या था, इनका मैक्सिमम जो रिजल्टेंट है वो 10 न्यूटन था,
और इनका मिनिमम रिजल्टेंट 6 न्यूटन था। इनको सोल्व करके ये निकाल लिया इन दोनों की वैल्यूज। अब जो ए फोर्स था वो नया फोर्स बन गया। पहले वाले का मैग्नीट्यूड ए फोर्स का 2 न्यूटन था, इसमें 5 बढ़ा दिया 5 न्यूटन। पहले वाला जो बी फोर्स था उसका मैग्नीट्यूड 8 न्यूटन था। तो अब जो नया फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड कितना हो गया, 3 और बढ़ा दिया 11 न्यूटन। और अभी ये दो नए फोर्सेज आए हैं ए डैश और बी डैश, इनके बीच में अगर एंगल 90 डिग्री है तो रिजल्टेंट वेक्टर बताना। रिजल्टेंट वेक्टर कब बताएंगे इन दोनों फोर्सेज का, या रिजल्टेंट फोर्स जो कि आर होगा, अगर इसका मैग्नीट्यूड पता चल जाए और डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड तो पता चल गया, ये आएगा 12.1 न्यूटन। अब पता लगानी है डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट ऑफ दीज टू फोर्सेस, मतलब फाई पता लगाना है। तो फाई क्या होता है, tan इनवर्स बी डैश साइन थीटा। बी डैश क्या है 11 साइन 91 डिवाइडेड बाय ए क्या है 5, मतलब ए डैश प्लस बी कोस 90 क्या हो जाएगा 0। तो tan इनवर्स 11/5, तो ये आता है 65.5 डिग्री। तो ये जो एंगल आएगा ना 5, ये आएगा 60.55 डिग्री। तो ये देखो, ये छोटा फोर्स है, ये बड़ा फोर्स है। तो छोटे फोर्स की तरफ कम झुकाव होगा। ये एंगल ज्यादा है ना, ये एंगल क्या है कम है। ये एंगल क्या हो जाएगा 90 माइनस 65.5 डिग्री। 10 में से 5 गए 5, 9 में 5 गए 4, 8 में 6 गए 2, तो 24.5 डिग्री। मतलब जो फोर्स बड़ा होगा ना, बड़ा कौन सा 11 न्यूटन, उसकी तरफ झुकाव ज्यादा होता है रिजल्टेंट फोर्स का। ये छोटा फोर्स का इसकी तरफ झुकाव कम है।